एंड वेलकम टू बिहारी टॉक्स। इट्स मी त्रिशा राय। आज हमारे साथ है बिहार के पूर्व डीआईजी प्रकाश नाथ मिश्रा। इन्होंने बिहार के अंदर नक्सलवाद को खत्म करने में काफी अहम भूमिका निभाई है, जो कि अविस्मरणीय है। तो आइए मिलकर इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सबसे पहले कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल स्वदेश का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जी। आप एक रिटायर्ड डीआईजी है। कई सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, आपसे इजाजत चाहूंगी कि मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष रख सकूं। नहीं, आप एकदम उन प्रश्नों को रखें और मुझे खुशी होगी उनका उत्तर देते। सर, आप सिविल सर्विस में आने के बाद कई पहलू पे आपने बहुत सारा काम किया है, राज्य व देश की सेवा करी है। तो क्या देश की सेवा करने की वजह से ही आप सिविल सर्विस में आए या फिर कोई अन्य वजह भी है इसके पीछे? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति सिविल सर्विस को जब ज्वाइन करता है, आना चाहता है, तो उसका कमिटमेंट देश की जनता के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति और जिस डिपार्टमेंट में वो आता है उसके प्रति होता ही है। अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है हमें वो है कि पद की मांग जनता के बीच में कैसी होती है। जो सम्मान आपको मिलता है उससे बड़ी कीमत किसी और चीज की नहीं होती है। और मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने को कि जिस देश में बहुत मुश्किल से रोजगार मिल पा रहा है, उस देश में मुझे इस प्रीमियम सर्विस को करने का 30 वर्षों का मौका मिला। जी, क्या आप अपने विभाग में आपकी जो भूमिका थी उसका वर्णन कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो प्रशिक्षण लोग करते हैं। हमारा भी प्रशिक्षण हुआ। पहली पोस्टिंग एज प्रोबेशनर मेरी पूर्णिया में हुई और उसके बाद वहां से साहबगंज आया। तब बिहार झारखंड एक में हुआ करता था। आप जानते हैं कि 2000 में दोनों स्टेट डिवाइड हुए थे। उसके बाद मैं पटना में लगभग कई कैपेसिटी में एज विजिलेंस ऑफिसर, एज सीआईडी ऑफिसर, एज स्पेशल ब्रांच ऑफिसर, एज ट्रेनिंग ऑफिसर यहां पर काम किया। मैं पटना का ट्रैफिक एसपी रहा, मैं पटना का रेलवे एसपी रहा, मैं बिहार के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहा। सीतामढ़ी शिवहर के क्षेत्र में भी मैंने एज एसपी लीड किया और अंत में मैं डीआईजी सीआईडी क्राइम के पद से सेवानिवृत्त होकर अभी एडवाइजर हूं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जो एक विद्युत आपूर्ति कंपनी है, उसका लीडिंग कंपनी है। उसमें मैं सलाहकार के पद पर हूं। ऊर्जा लेखांकन और एसटीएफ का काम देखता हूं। जी, आपके विभाग में जब आप थे तो सबसे फायदेमंद पहलू आपके हिसाब से क्या था और अभी आप सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करते हैं? विभाग में रहते हुए सबसे ज्यादा फायदेमंद कहें तो सबसे पहले तो मुझे इस शब्द से थोड़ी आपत्ति है कि फायदामंद कुछ नहीं था। सेवा करनी थी, जनता की सेवा करनी थी और मुझे यह कहते हुए तसल्ली हो रही है और आपके चैनल पर यह बताते हुए भी तसल्ली हो रही है कि मैंने पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण भाव से और जितनी मुझ में क्षमता थी उस क्षमता के साथ विभिन्न विभागों में और पुलिस विभाग के विभिन्न जो भी दायित्व दिए गए थे उनके साथ न्याय करते हुए मैंने अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी सेवानिवृत्ति के लगभग 4 वर्षों के पश्चात भी ऐसे सैकड़ों केस हैं, महत्वपूर्ण केस हैं, जिसमें मैं बतौर गवाह पुलिस विभाग की ओर से शामिल होता रहा हूं। क्या आप कोई ऐसे समय को बता सकते हैं हमारे सामने जब वो काफी कठिन परिस्थिति से आपको सामना करना पड़ा हो और आपकी टीम इस पे काबू पाने के लिए कैसे एकजुट हुई थी? देखिए, पुलिस की नौकरी चुनौतियों से भरी तो होती है। आपने एक दृष्टांत देने को कहा है तो मैं अगर इसे अपने पूरे करियर में से छांट कर लाना चाहूं तो जब मैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना में था और हमारे एडीजी उस समय में श्री नीलमणि हुआ करते थे, तो हम लोगों के सामने हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक केस जांच के लिए दिया गया
जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में विभिन्न परीक्षाओं में हो रही त्रुटियों से संबंधित था। इस केस में जब जांच शुरू हुई तो उसमें मेरे साथ 3 और डीएसपी शामिल थे। हम सभी लोग उस कमीशन से सबसे पहले पुलिस सेवा में आए थे। अब उसी कमीशन में जहां एक इंटरव्यूई की हैसियत से नौकरी पाने के लिए हम लोग गए थे, वहां यह काम सौंपा गया कि इस पूरे एजेंसी की जांच करके इसकी त्रुटियां निकालते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। और वह क्षण सबसे मुश्किल था कि जिस कमरे में हम लोग इंटरव्यू दिए थे, उसी कमरे में उस समय के अध्यक्ष और सदस्य और भी करीब करीब 100 से अधिक जो उन कांडों में अभियुक्त बने, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। ये दुखद भी था, चिंतनीय भी था, चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन खुशी है कि आज बिहार लोक सेवा आयोग पर जो छवि उस समय धूमिल हुई थी, उस पर शानदार ढंग से सरकार ने विजय प्राप्त की और यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक के रूप में और राज्य के सर्वप्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। जी, नक्सलवाद पनपने का सबसे मेन कारण क्या हो सकता है, अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो? नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही और अब तो इस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। कई चैनलों पर इस संबंध में मुझसे इस संबंध में पूछा गया है। मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि नक्सलवाद एक विशेष परिस्थिति का संतान है। जो परिस्थिति बेरोजगारी, गरीबी, धन का असमान वितरण, जमीन का असमान वितरण, न्याय नहीं मिलना, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करना, लोक सेवा के जो सेवक हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार पूर्ण आचरण करना और कई बार इस संस्थान में भी मतलब नक्सलवादियों के बीच नीति छोड़कर भिन्न प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का आ जाना नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण है। और जब तक इन सारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर लिया जाएगा, रोजगार के पूरे अवसर नहीं उपलब्ध हो जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनने का पूरा चैनल काम ठीक से नहीं करेगा, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने में कठिनाई होगी। नाम नक्सलवाद भले ही बदल जाए, लेकिन लोगों में इस बात का आक्रोश बना रहेगा। इसलिए इस दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है और जो एक विचारधारा लेकर चले हुए लोग हैं, उन्हें भी अपने में से अपराधियों को, हिंसक कार्रवाई करने वालों को निकालना आवश्यक होगा। आपके विभाग में क्या कोई आदर्श व्यक्ति रह चुके हैं जिन्होंने आपको काफी ज्यादा प्रेरित किया हो? जब देखिए, हर काल में और हर क्षण में अलग अलग आदर्श के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग आदर्श भी होते हैं। लेकिन पुलिस विभाग में हम लोग जब जॉब में आए थे तो उस समय डीएन गौतम, कुणाल साहब, इन दोनों व्यक्ति का बहुत नाम था। बाद में श्री नीलमणि जी, श्री अभयानंद जी, श्री उपाध्याय जी, उसके बाद मैं कहूं तो श्री अनिल सिन्हा जी जो सीबीआई के डायरेक्टर बने। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो हम लोगों के लिए प्रेरणा देते रहे। यहां तक कि मेरी जो प्रारंभिक सेवा थी बिहार पुलिस सेवा, उसके भी कई पदाधिकारी हैं, जैसे राम प्रवेश सिंह जी, जो हम लोगों को प्रेरणा देते थे कि कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अपराधी के विरुद्ध सख्त होना है, कैसे समाज के प्रति सुधारात्मक रवैया रखना है और कैसे अपने काम को बिना शोर शराबा किए हुए, बिना किसी प्रकार का बखेरा खड़े किए चुपचाप से करते रहना है। पुलिस की एक पंक्ति मैं आपसे कहूंगा कि हमारी असफलता को ड्रम बीट पर जोर जोर से सुनाया जाता है, मगर हमारी कामयाबियों को कोई नहीं देखता कि आप कैसे घर से सुरक्षित निकलकर पुनः घर सुरक्षित आते हैं। जी, इसे भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल।
रिटायर होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं और ये चीज आपकी दिनचर्या व जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है? रिटायर्ड पुलिस सेवा से मैं हुआ हूँ जी। मैं समाज से भी रिटायर्ड नहीं हूँ और सेवा से भी रिटायर्ड नहीं हूँ। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं। मैंने कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया है और मैं विद्युत ऊर्जा विभाग में मैं सलाहकार के पद पर अभी भी काम कर रहा हूँ। जहां तक सक्रिय पुलिस सेवा से हटने के बाद है तो शायद दुनिया में ये एकमात्र सेवा होगी जिसमें रिटायर होने के बाद भी अगर आपने सक्रिय सेवा में बहुत सारा काम किया है तो आपको अभी और काम करते रहना होगा, भले ही उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिले। मेरा महत्वपूर्ण काम बहुत सारे कांडों में गवाही देना है और वो कांड इतने अधिक होते हैं कि एक एक गवाही में 10-10 बार कोर्ट में अपीयर होना होता है। तो ये एक हद तक आप कह सकते हैं कि इस बारे में एक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण समय को इस काम में लगा रहा है और सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो उसके सुख सुविधा और संसाधन उसे दिए जाने चाहिए। बिल्कुल। आप बिजली विभाग में एडवाइजर हैं। इसमें दो मुद्दा है बेसिकली। एक तो ये कि बिजली चोरी का बहुत बड़ा एक अभी समस्या चल रहा है, दूसरा कि गांव से लेकर शहर तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए। इन दोनों मुद्दों पे आप जरा कुछ अपने विचार रखें। देखिए, बिहार सरकार इस मामले में बहुत ही उदारता से अपने हर नागरिक को, अपने हर निवासी को 24 घंटा बिजली देने की बात पर सहयोग कर रही है। और यह सहयोग आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कुल व्यय का 65% के लगभग है। मतलब जो बिजली हम घर घर पहुंचा रहे हैं, हर घर बिजली योजना के तहत हर घर बिजली जो हम पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव बिजली, उत्कृष्ट कोटि की बिजली 24 घंटे हम बहाल कर सके और कोई घर अंधेरा में नहीं डूबे। ऐसी योजना बिहार सरकार की है, विद्युत विभाग की है और हमारे सीएमडी और एमडी दोनों मिलकर इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, वह बेशकीमती बिजली आपको क्षति पहुंचा रहा है। आपको लग रहा है कि ये फायदा दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि हम 100% बिजली लगभग खरीद कर आपको दे रहे हैं। तो अगर आप हमें बिजली का पैसा नहीं देंगे तो इस दशा में बिजली का उत्पादन घटेगा, खरीद घटेगा और आप ही को आपूर्ति कम होगी, ईमानदार उपभोक्ताओं को क्षति होगी। इसलिए हम लोगों ने एक योजना अभी शुरू करने का निश्चय किया है, जिसके तहत बिजली तो आपको हम देंगे, लेकिन हम उन क्षेत्र के नागरिकों को भी सम्मानित करेंगे जिनके क्षेत्र से बिजली चोरी की शून्य रिपोर्ट आएगी। और अगर आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप जानते हैं कि दोहरा फाइन होता है और 1 वर्ष पीछे से चार्ज भी किया जाता है, कम से कम। तो एक्ट में प्रावधान है जिसके तहत गिरफ्तारी भी होती है। तो ऐसा काम क्यों करें जब सस्ती बिजली राज्य सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। 16 घंटे बिजली माननीय मुख्यमंत्री बिहार का कहना है कि कृषि क्षेत्र को दी जाए और हम देंगे, क्योंकि बिजली आप ही के लिए है, आप ही के पैसे से खरीदा हुआ है, आप ही के तरफ से वो सब्सिडी बिहार सरकार आपको ही दे रही है। तो फिर बिजली बिल क्यों न भरा जाए और बिजली का उपभोग क्यों न किया जाए। न्यूनतम उपभोग करिए, कम से कम उपभोग करिए, बिजली चोरी मत कीजिए। आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, आपके बच्चों के हित में है। बिल्कुल सर, मैं लगभग मेरे यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं उन सभी से मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछती हूँ शिक्षा को लेकर। बिहार की शिक्षा की क्या स्थिति है, आप भली भांति परिचित है। इस चीज को सुधारने के लिए आपके अगर शब्दों में कहा जाए तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बिहार की शिक्षा की स्थिति में गिरावट के लिए कई चीजें जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा घटक किसी को माना जाएगा तो वो
शिक्षक ही माने जाएंगे। शिक्षक, बिहार के शिक्षक जब कोटा जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं, बिहार के लड़के जब कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या अन्य कोचिंग में बिहार में ही रहते हैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और अपने स्कूल में उनकी क्वालिटी पुअर हो जाती है। ऐसा क्यों है? ये सोचना बिहार वासियों का काम है। हर एक बिहार वासी को ये सोचना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ है। मैं मानता हूं कि बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। बिल्डिंग शिक्षा देने का स्थान है, साधन है, शिक्षा नहीं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उन छात्रों को हम मेहनत कराएं, उन्हें नियमित तौर पर स्कूल लाएं, उन्हें स्कूल में ऐसा वातावरण दें जिसमें उन्हें लगे कि हमारी पढ़ाई हो रही है और इसका इवैल्यूएशन भी हो। अच्छे लड़के को महत्व भी दिया जाए और अगर कमजोर लड़का है तो उसके लिए कुछ न कुछ रेमेडियल उपचार की व्यवस्था भी की जाए। ये व्यवस्था तभी होगी जब विद्यालय में नियमित रूप से लंबे समय के लिए शिक्षक आएंगे, उनकी सेवा शर्तें जो कुछ भी हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगी जिस पर विचार चल रहा है। मगर वे अपने कार्य में अगर विफल होते हैं तो उन्हें, ऐसे शिक्षकों को तत्काल किसी न किसी प्रकार से दंडित भी किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा स्टूडेंट आप प्रोडक्ट नहीं देते हैं, अच्छा स्टूडेंट प्रोडक्ट आप नहीं देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट आप नहीं देते हैं, तो यही मशरूम की तरह उग रहे कोचिंग का आने का सबसे बड़ा कारण है। मेरे ख्याल से अभी एक टफ आईएएस ऑफिसर इस काम में लगे हैं और वे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सुधार लाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। जी, मणिपुर की एक घटना है, हम उस घटना को दोहराना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत शर्मिंदगी है इस घटना से। लेकिन एक उसमें पुलिस का एक बहुत ही बेवकूफी भरा रोल था कि जब वो लड़की भाग के पुलिस के पास जाती है मदद के लिए तो पुलिस उसे वीर को सौंप देती है। तो क्या हमें ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे देश में पुलिस व्यवस्था इस तरह से भी हो सकती है? मणिपुर की घटना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। पुलिस के लिए यह शर्मसार करने वाली बात है। जैसा आप बता रही हैं, मैं चूंकि मणिपुर इलेक्शन के दौरान फोर्स लेकर गया था, काफी लंबा समय मैं वहां बिताया, करीब 2 महीना हम लोग वहां रहे थे। मणिपुर एक कठिन जगह भी है। कठिन इस मायने में कि वहां जो भौगोलिक बनावट है, पहाड़ और मैदान इसके बीच में, वहां ढेर सारे ट्राइब्स हैं। 36-37 ट्राइब्स मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से वहां पर थे, जो उस समय भी जब मैं गया था अल्ट्रास के रूप में जाने जाते थे। वहां नॉर्मलसी जैसी स्थिति यूं तो आपको लगेगा ऊपर से, लेकिन नॉर्मलसी कब खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब समय समय पर वहां पहले रोड ब्लॉकेज ये सब होते रहे हैं, इसका लंबा इतिहास रहा है। बाद में समझौता हुआ, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस भी हुए, सब कुछ ठीक था। इन दिनों मणिपुर थोड़ा सा कठिनाई में है। मणिपुर की पुलिस भी हम समझ सकते हैं कि अधिक काम के बोझ में होगी उसमें, लेकिन यदि पुलिस के पास में कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिए आता है तो पुलिस को अपना जान खतरे में डालकर भी उसको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन एक पुलिस बल के सदस्य के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके कई जगह पर आते हैं और कई बार आते हैं कि खुद पुलिस बल भी मारी जाती है, उस पर भी हमला होता है और बुरी तरह से हमला होता है। वो इस स्थिति में नहीं रहता है संख्या बल के कारण या अपने को बिल्कुल गोली चलाने की स्थिति में नहीं पा करके, या कुछ टेरेन वगैरह ऐसा रहा, बनावट ऐसी रही जहां से कि वो डिफेंसिव जगह पर हैं और हम खुले में हैं, तो ऐसे स्ट्रेटेजिक वैल्यू के जगह पर कई बार पुलिस को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं ना तो मणिपुर पुलिस का इस मामले में पूरी तरह से बात जानता हूं, तो अधूरी बात पर किसी भी फोर्स के बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे समझ से मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन
मैं इतना जरूर कहूंगा और इतना मणिपुर वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि बैठकर समस्या का निराकरण करना चाहिए। जो पॉलिटिकल हेड हैं वो भी इसको इसी रूप में करें। जितना जल्दी मणिपुर बेहतर होगा, पूरा भारत इससे खुश होगा, इंडिया इससे खुश होगा। बिल्कुल। आप काफी ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं, काफी फिटनेस फ्रीक रहते हैं। मैं पहली बार आपको हमारे जिम में मिले थे, तो क्या मोटिवेशन है, क्योंकि आज के जमाने के यूथ भी इतना मोटिवेट नहीं रह पाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। देखिए, फिट दिखना नहीं दिखना ये बड़ा व्यक्तिगत टाइप का विषय है, लेकिन मैं इन जनरल आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि फिटनेस हर व्यक्ति का शौक होना चाहिए। ये जैसे आपकी हॉबी होती है कि थोड़ी देर खेले, थोड़ी देर बातचीत किए, कुछ देर टीवी या इस तरह के संसाधन मनोरंजन के आए हैं तो वो देखें, तो जीवन ऐसे चलता है। फिटनेस के लिए आप जानते हैं कि बोरिंग रोड में एडिक्शन जिम बिल्कुल पास में है, तो हम लोग वहां जाते रहे हैं और उनके जो प्रोपराइटर हैं राजू जी, उन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से एक फिटनेस का पूरा कोर्स वहां चलाया है। और मुझको बताते हुए खुशी होगी कि उस फिटनेस कोर्स में कई चीजें हैं। अभी तो मुझे वो बता रहे थे कि न्यूली जो मदर बनती हैं माएँ, उनको आफ्टर डिलीवरी जो फिटनेस चाहिए उसके लिए वो एक स्पेशल कोर्स शुरू कर रहे हैं। यूथ्स के लिए पहले से है। इसके अलावा जो ओल्ड पर्सन्स हैं, कुछ लिवर के डिजीज से हैं, कुछ हार्ट के डिजीज से हैं, उनके लिए एक अलग सिस्टम। हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट है। आपको बेसिकली रैपिडली आपको आंसर करना है। किन्हीं दो ऐसे दोस्त जो आपके बेहद करीब हो। पुलिस और सेना। ओके। कोई मूवी जो आपको देखना पसंद हो। 3 इडियट्स। बिहार के अंदर कोई जगह जहां पे आपको जाना या घूमना पसंद हो। राजगीर, नालंदा। Who is your favorite actor? शाहरुख खान। शाहरुख। Who is your inspiration? My wife. Oh, that's good. Okay. कोई एक कारण जिसके वजह से आप इतने दृढ़ निश्चयवान हैं। मेरे पिता। पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक पार्टी का आप नाम बताएं जो आपके हिसाब से सही है, ठीक ठाक काम कर रही है। इंडियन पार्टीज। That's good. ठीक है। लास्टली एक चीज की, हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। लड़ाई किसी समस्या का निराकरण नहीं है, अपराध कोई रास्ता नहीं है, जीवन जीने का नाम है। मेहनत से भागिए मत, काम से जी चुराइए मत, जो मिले खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आए और अपनी बात आपने इतनी खूबसूरती से रखी यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। आपका भी आभारी त्रिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे प्रकाश नाथ मिश्रा जी। इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और इन्होंने काफी खूबसूरती से अपनी बात भी रखी। आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।